हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर नंबर 6। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में समझेंगे कि वर्क डन होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो शुरुआती हिस्सा जो आपका होगा वो वर्क के बारे में होगा, पक्की बात है ये। उसके बाद जो हमारा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा वो एनर्जी के बारे में स्टार्ट हो जाएगा कि एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी कैसे और क्या होती हैं, कैसे एनर्जी से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, वो एनर्जी वाला आपका पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, ये सारा पोर्शन आपको चैप्टर के दूसरे हिस्से में मिल जाएगा। और लास्ट हिस्से में हमको पावर और कोलिजन्स के बारे में मिलेगा, पावर और कोलिजन्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात रही। ओके, तो शुरुआत हम करेंगे वर्क से, एनर्जी, फिर पावर, और लास्ट में हमारा जो पोर्शन होगा वो कोलिजन्स का होगा। डिफिकल्टी के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारे लॉज ऑफ मोशन जैसा ही चैप्टर है, ना उससे कठिन है ना उससे सरल है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो उससे थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, सरल तो कहने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। क्या ये चैप्टर बच्चों को समझ में आता है? बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बस इस चैप्टर का जो लास्ट हिस्सा है कोलिजन्स वाला, उसमें जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लंबा है, वहीं पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। अन्यथा ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बच्चों को समझ आता है। ठीक है, हमारा जो प्रयास रहता है वो मेनली चैप्टर को समझाना रहता है और उस चैप्टर से रिलेटेड हर टॉपिक के कम से कम 8-10 सवाल लगवाना रहता है। अगर ऐसा हमने कर लिया सफलतापूर्वक तो हम सक्सेसफुली इस चैप्टर को डिलीवर कर देंगे आप तक। ओके, बच्चों का दायित्व तो ये होना चाहिए कि वो चैप्टर को पूरा अच्छे से समझें और अपनी तरफ से भी 5-5 सवाल हर टॉपिक के लगाएं। अपनी तरफ से मतलब ये नहीं है कि आप अपने सवाल खुद बनाएंगे, उसमें क्या होगा कि वैल्यूज गंदी होंगी तो आप लोग अच्छे से सवाल नहीं बना पाएंगे अभी। ठीक है, तो आपके पास कोई रेफरेंस गाइड है तो उसके अंदर सवाल दिए रहते हैं, शुरुआत के 5 सवाल या बीच के 5 सवाल आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा आत्मविश्वास, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेंगी, और सबसे बड़ी बात है आपको उस चैप्टर के साथ मज़ा आने लगेगा। ठीक है, फिर जब भी वो चैप्टर पूछा जाएगा तो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद भी वो सवाल लगाए होंगे। ओके, तो चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वर्क एनर्जी पावर, उसमें हम शुरुआत करते हैं वर्क से। हम सभी लोगों ने वैसे तो 9th क्लास में वर्क के बारे में पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ा था लेकिन आप भूल गए। ठीक है, ओके। तो जनरली हम फिजिक्स में वर्क डन किसको बोलते हैं? जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और हमें उस फोर्स का रिजल्ट भी दिखने लगे। फोर्स का रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी मोशन करने लगे। अब ऐसा नहीं है कि हम फोर्स लगा रहे हैं इसमें और इसका रिजल्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा, इसमें मोशन तो दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो बर्बाद हो रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसी जगह फोर्स लगाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, खोपड़ी इस दीवार में मारने से कोई फायदा नहीं, दीवार का मोशन नहीं होगा, तो हमारा इसमें कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है। ओके, तो फिजिक्स में वर्क डन हम किसे बोलते हैं? जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर जाए, यहां से चल के यहां पे पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि जो मैंने फोर्स लगाया था ना उसी के कारण ये चला है, मेरे फोर्स ने कुछ काम किया है। काम आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और खिसकते 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 यहाँ पे पहुँच गया, तो क्लियरली हमने कुछ ना कुछ वर्क किया है, हमने कुछ ना कुछ हमारे फोर्स से कुछ ना कुछ वर्क किया है। ठीक है, तो टेक्निकली वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी होने लगे तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है। आउटपुट दिखना चाहिए फोर्स का। ऐसे ही आप कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो वो तो बर्बाद होता जाएगा, उसका तो कोई आउटपुट दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर हम फोर्स लगाते हैं
और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क भी हो रहा है। ओके, तो ऐसी स्थिति में अगर ये फोर्स लगाया है और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम बोलेंगे कि वर्क जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अभी मैं यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं बना रहा, ना क्रॉस और ना ही डॉट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है कि वो डॉट मल्टीप्लाई होगा या क्रॉस। ठीक है, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो वर्क डन का जो ऐसा यूनिट बननी चाहिए वो न्यूटन मीटर बननी चाहिए। न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो mLT-2 और L तो क्या हो जाएगा, mL²T-2। ठीक है, तो ये आपको डायमेंशन मिल जाएगी वर्क डन की। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का टेस्ट होने वाला है 27 तारीख को। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे कोचिंग अपनी ऑन कर देंगे 21 तारीख को। चलिए भाई, ये तो रही वर्क की बात। अगर कभी ऐसा हो तो क्या होगा कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो पक्की बात है वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि टेक्निकली ऑफिशियल जो हमारी डेफिनेशन है वो तो यही कहती है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो वर्क भी हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क किया है। और ऐसे ही नहीं आपने केवल फोर्स लगाया दीवार पे और डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे आपने कुछ काम किया है। कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करने से कि आपका आउटपुट ही नहीं दिख रहा है। कुछ दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ से पहुँच के वहाँ पहुँच गई, तो हम देखेंगे हाँ काफ़ी काम कर रहे हो भाई, यहाँ से चीज़ को उठा के वहाँ रख रहे हो, वो सब काम कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। अगर कहीं ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा कि हम फोर्स लगाएं इधर, ठीक है, थोड़ा तिरछा, और डिस्प्लेसमेंट होए इधर, ऐसा भी तो होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पैरेलल नहीं होते। जैसे मेरे पिछले वाले डायग्राम में मैं फोर्स भी इधर लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था, तो वो एक जेन्युइन कंडीशन थी कि ठीक है भाई ये बहुत आसान थी, सरल थी। अभी अगर हमारा फोर्स कहीं और लग रहा हो किसी और डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा हो तो वर्क डन क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। वर्क डन होता क्या है? टेक्निकली वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू, बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट को किस फोर्स ने कराया, समझ में नहीं आई बात। डिस्प्लेसमेंट को किस फोर्स ने कराया? क्या F फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कराया? नहीं। अगर F और F के बीच में एंगल थीटा है तो फोर्स के एक कंपोनेंट ने ही डिस्प्लेसमेंट कराया है। डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है वो देखिए। तो कितने फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कराया? ये जो मोशन कराने वाला फोर्स है वो F नहीं है, वो F का एक कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट F का कॉस कंपोनेंट होगा, तो मैं केवल उसी का मल्टीप्लाई करूंगा, F cos थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो फोर्स रखा जाता है वो कौन सा रखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट को कराने वाला कौन सा फोर्स है? तो फोर्स का कॉस कंपोनेंट है। इस डेफिनेशन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो Fs cos थीटा ऐसे लिख लीजिए इसको, और ये हो जाएगा बच्चों। अगर AB cos थीटा को हम A डॉट B लिखते हैं तो Fs cos थीटा को हम क्या लिखेंगे? F डॉट S। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम वर्क डन की पूरी ब्यूटीनेस सामने रख दें, वर्क डन बाय माई फोर्स, तो वो सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। वर्क बराबर F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, Fs cos थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल तो होंगे नहीं, उनके बीच में कुछ एंगल भी हो सकता है। तो अच्छे से जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि वर्क डन हमारे फोर्स पे डिपेंड करता है,
हमारे फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उस पर डिपेंड करता है, और फाइनली इस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, वर्क उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल ओके। एफ एस कॉस थीटा, आप लोग वीडियो को आसानी से बहुत धीरे धीरे देखिए और उसको रिपीट भी कर लिया करें, ठीक है, उसको क्या कर लिया करें, रिपीट भी कर लिया करें कभी कभार। बिल्कुल, जब आपको चीज़ें लगे कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, या आपको लगे कि ये थोड़ी सी कठिन हो गई है, इसको एक बार रिपीट करके आप सुन लीजिए। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। ओके, अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम वर्क डन को कैलकुलेट करें, उसके बाद हम टाइप ऑफ वर्क डन पे पहुंचे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करे, रुका रहे वहीं पे, जैसे कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, काफ़ी लगा रहा हूँ, ये मोशन नहीं कर रहा, तो हमारा फोर्स बर्बाद हो रहा है, हमारे फोर्स ने कोई काम नहीं किया। न्यूमेरिकली अगर आप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा 3 टर्म आते हैं। एस को अगर आप जीरो कर देंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पे मैंने सबसे सरल लेते हैं, पहले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ले ले। फोर्स मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का लगाया और ये ब्लॉक मेरे 10 न्यूटन फोर्स के कारण से 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? इस डायरेक्शन में 2 मीटर। तो आउटपुट दिखा, आपने फोर्स लगाया और फोर्स का आउटपुट दिखा कि वो डिस्प्लेस हो गया। तो वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा बच्चों बताइए कि फोर्स कितना है? फोर्स है 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। और ये भी बताइए जो तीसरा टर्म बैठा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? फोर्स ऐसा है इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो cos 0 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, cos 0। पैरेलल है वो दोनों। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन हो जाएगा 10 टू 20 जूल। 20 जूल वर्क किया हमने। ठीक है, कितना वर्क किया हमने? 20 जूल वर्क किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे सरल और सबसे सस्ता सवाल ऐसा ही रहता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ एंगल ले आए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मान लीजिए कुछ एंगल ले आए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये ब्लॉक है और मान लीजिए इस ब्लॉक को हमने एक रस्सी से खींचा, तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो इस रस्सी पे फोर्स लगाएंगे। और मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में 2 मीटर का, और ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको फोर्स का वाला वेक्टर दिख रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 30 डिग्री। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ठीक है, तो वर्क डन निकालिए। एफ डॉट एस, वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। फोर्स बताइए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 30 डिग्री। कॉस 30 20 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 यानी 10√3 जूल। कितना वर्क हुआ? 10√3 जूल। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग कुछ ऐसा करके वर्क डन को सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए साहब, अच्छी बात। कुछ और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू समझना थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आसान भी रहता है और बात अच्छे तक, गहराई तक पहुंचती है। ठीक है, बिल्कुल। मान लीजिए किसी एक कंडीशन में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का है।
मान लीजिए फोर्स लगाया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, तो बताइए वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन हो जाएगा हमारा F डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, फोर्स बताइए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बता दीजिए 90 डिग्री। कॉस 90, बच्चों फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन कॉस 90 होने के कारण से वर्क डन 0 है। कॉस 90 होने के कारण से वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम वर्क के टाइप्स के बारे में बता दें, क्योंकि हमने एनफ प्रॉब्लम्स देख ली हैं, पर्याप्त प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि वर्क डन F डॉट एस होता है। क्यों होता है? क्योंकि फोर्स का हम वो वाला कंपोनेंट देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है, और वो F कॉस थीटा होता है, जिस कारण से डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है वर्क डन। किसको फॉलो करता है वर्क डन? डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क पे। नॉर्मली वर्क डन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन। अभी तक बच्चों हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, उन सभी एग्जाम्पल्स में या तो 20 जूल वर्क आ रहा था, या 10√3 वर्क आ रहा था, या 0 आ रहा था। ठीक है, तो पॉजिटिव ही आंसर आ रहे थे लगभग 2 केस में पॉजिटिव आया और 1 केस में 0। तो वर्क डन हमारा 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा हो जाएगा निगेटिव वर्क, और तीसरा हो जाएगा 0 वर्क। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, तो 3 प्रकार का कुल मिला के वर्क डन होता है। और आज की क्लास में हमें यही सीखना है, यही समझना है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, निगेटिव वर्क कब होगा और 0 वर्क कब होगा। ठीक है, और इसके हम बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे कि चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव वर्क डन से। पॉजिटिव वर्क डन मतलब वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा आपको दिख रहा है, इसी के कारण से 3 प्रकार का वर्क डन हुआ है। अगर केवल वर्क डन एफ एस होता तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते, जो भी आंसर आता वो वर्क डन आता। लेकिन वो एफ एस कॉस थीटा है। तो जब भी कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू होगी, जब कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। कॉस थीटा की वैल्यू जब थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में हो, तब कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में। बच्चों एंगल किसके किसके बीच में है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एंगल 0 से 90 के बीच में हो, मतलब कैसा? ऐसा। फोर्स आपका इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। ऐसी हालत में वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बच्चों आपने देखा होगा हमारे फर्स्ट एग्जांपल में वर्क डन पॉजिटिव आया था, हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल लिया था इसलिए। ठीक है, बिल्कुल। या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो, ये हो 10 डिग्री तो वैल्यू नहीं पता हमको, 30 डिग्री हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वैल्यू, तो भी वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा। और हमने देखा भी था अपने एग्जाम्पल में 10√3 प्लस में ही आया था। ठीक है, 60 डिग्री हो तो भी वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि बच्चों जो कॉस की वैल्यू होती है, अगर आप कॉस का ग्राफ जानते हो तो 0 से लेके 90 के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अगर आप कॉस का ग्राफ जानते हो, क्योंकि बहुत सारे बायो वाले बच्चे भी होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत तो पता रहता है साइन कॉस के ग्राफ। इस प्रकार से कॉस का ग्राफ होता है, ऊपर से ऐसे उठता है और ऐसा जाता है और ऐसे चला जाता है आगे। हमको केवल इतने से ही मतलब है। 0 से लेकर 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव रहता है और 90 पे कॉस 0 हो जाता है। 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 90 इज 0। कॉस 0 पे बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं 1 मैक्सिमम।
उसके बाद कम होते 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 90 पे 0 हो जाती है, लेकिन रहती पॉजिटिव ही है। 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी वैल्यू देखोगे तो वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसी कारण से बच्चों वर्क डन भी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल हो, 75 डिग्री, 0 से 90 के बीच में एंगल है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, और cos 75 की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप वर्क डन निकाल लेंगे। cos 60 की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप वर्क डन निकाल लेंगे। cos 45 की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप वर्क डन निकाल लेंगे। और ये सभी वैल्यू जो मैंने लिखी हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए फाइनल आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। 0 से 90 के बीच में एंगल अगर होता है तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, इसलिए वर्क डन भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसके हम लोग एग्जाम्पल पहले भी देखे हैं, तो आप सबको ये बात पता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि वर्क डन पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है उस रीजन में 0 से लेकर 90 के बीच में अगर एंगल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तब। बच्चों नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब cos की वैल्यू नेगेटिव हो। सिंपल, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एंगल 90 से ज्यादा हो। ठीक है, ग्रेटर देन ज्यादा, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये cos की वैल्यू जो होती है वो 90 से आगे निगेटिव होने लगती है। ठीक है, cos की वैल्यू 90 से आगे कैसी होने लगती है, निगेटिव होने लगती है, जिस कारण से वर्क डन निगेटिव हो जाता है, जिस कारण से वर्क डन कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो व्हेन थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 देन वर्क डन इज निगेटिव। ठीक है, 90 से ज्यादा हो तो वर्क डन। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए कैसे भी करके हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए ये मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। कैसे भी करके हम लोग इस विषय में जब आगे चर्चा करेंगे तब ऐसे एग्जाम्पल्स भी आएंगे, तब आपको ऐसी स्थितियों के बारे में बताया जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी श्रृंखला में चर्चा करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में, ऐसी स्थितियों के बारे में। ओके, और मान लीजिए ये एंगल है 120 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन निकालिए। वर्क बराबर एफ डॉट एस, हमको तो इतना पता है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स बताइए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 मीटर, कॉस 120। और बच्चों कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस का आधा, माइनस की हाफ, और ये हाफ से हाफ कट जाएगा, माइनस का 10 जूल वर्क आया। बच्चों देखिए वर्क माइनस में आया। अब ये माइनस दिमाग लगाइए कहां से आया है, 10 तो पॉजिटिव था, 2 भी पॉजिटिव था, कॉस 120 के कारण आया है, क्योंकि ये जो एंगल 90 से ज्यादा है इसलिए। बच्चों एंगल अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 से ज्यादा होता है तो वो निगेटिव वर्क डन कहलाता है, उसके द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये माइनस का 10 जूल बाई कैलकुलेशन हमारा आंसर आया। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों फ्रिक्शन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। एंगल दोनों के बीच में आपको पता है 180 डिग्री है। कितना एंगल है, 180 डिग्री। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मान लीजिए आप 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मान लीजिए आप 2 मीटर। और बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल, तो वर्क डन होगा एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू बताइए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए 2 मीटर, और कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू बच्चों वैल्यू होती है माइनस की 1, जिस कारण से आंसर -20 हो जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा -20 जूल। बच्चों देख रहे हो आप कि वर्क डन यहां भी निगेटिव आया है, क्योंकि एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 से ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये जमीन के इधर है, ठीक
ठीक है, बिल्कुल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा होता है, उस समय कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण से वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क डन का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कोई एक एग्जाम्पल दो, तो आप बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, शाबाश। अब आती है बात जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क, 0 से 90 के बीच में अगर एंगल हो तो पॉजिटिव वर्क, 90 से ज्यादा एंगल हो तो नेगेटिव वर्क। क्या होगा जब एंगल 90 होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 90 होता है उस समय वर्क डन 0 होता है, ठीक है। जीरो वर्क के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एफ एस कॉस थीटा, या तो फोर्स ही 0 हो जाए तो भी वर्क 0 हो जाएगा, या फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तब भी वर्क 0 हो सकता है, कॉस की वैल्यू 0 हो जाए। बच्चों कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, उसके बीच का एंगल 90 हो, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने सारे एंगल देख लिए। 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, 90 से ज्यादा नेगेटिव और 90 पे 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, वर्क डन बाई कूली। जो ऊपर सिर पे बोझा रखते हैं उनको कूली बोलते हैं, और बोझा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, उनके द्वारा किया गया मैकेनिकल वर्क डन 0 होता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि जैसे कोई मेरे पास चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मार्कर, उसका वजन साधने के लिए मैंने इस पे किधर फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका वेट किधर है? नीचे। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो वो नीचे गिर जाएगा, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसको साधने के लिए मैंने फोर्स किधर लगाया? ऊपर लगाया। तो ऐसे ही बच्चों ये जो बोझा है, ये जो वजन है, इसको साधने के लिए ये कूली को ऐसे नीचे दबा रहा होता है। ये जो वजन है वो कूली की खोपड़ी को ऐसे नीचे दबा रहा होता है। कूली इस पे किधर फोर्स लगा रहा है? अपने हाथों के द्वारा ऊपर फोर्स लगाता है। कूली किधर फोर्स लगाता है? साधने के लिए ऊपर फोर्स लगाता है। और कूली चलता किधर है? चलता तो इधर है। तो ये जो सूटकेस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। सूटकेस किधर डिस्प्लेस हो रहे हैं? इधर। और सूटकेस पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द कूलीज फोर्स इज 0, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ एस कॉस 90 होने के कारण से कितना भी फोर्स हो, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स में जो हम वर्क डन निकालते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में बार बार वर्क बोल देते हैं, वर्क बोल देते हैं, उसका पूरा नाम होता है मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो कूली के द्वारा किया गया मैकेनिकल वर्क 0 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक धागे में हमने एक पत्थर बांध लिया और इस पत्थर को सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। धागे पे टेंशन T है, इधर T टेंशन, ठीक है। और बच्चों इस पत्थर का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अलोंग टेंजेंट, टेंजेंशियली मोशन करता है हमेशा ये, टेंजेंशियली। अगर आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो टेंजेंट के अलोंग होगा वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका वेक्टर मैं किधर बनाऊंगा? छोटा सा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो टेंजेंट के अलोंग बनाऊंगा, ऐसे। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये टेंशन वाला वेक्टर। और अगर आपसे कोई पूछेगा वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, तो आप लिखेंगे वो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। टेंशन भी एक फोर्स होता है,
टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90, क्योंकि टेंशन जो है वो रेडियस के अलॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट के अलॉन्ग है, इसलिए एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट आप कहीं भी देखेंगे टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, ठीक है, वो उस समय रेडियस पे 90 डिग्री ही एंगल बना रहा होगा। तो हर समय वर्क डन कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है। ओके बच्चों, बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जीरो वर्क डन का, और वो काफ़ी रोचक एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये मून है। अर्थ ने मून पे किधर फोर्स लगाया बताइए, इधर। और मून का मोशन किधर होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर मैं किधर बनाऊंगा, अलोंग टेंजेंट। छोटा सा अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो टेंजेंट के ही अलोंग होगा, ठीक है। छोटा सा, बहुत छोटा सा बारीक डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो सर्किल के टेंजेंट के अलोंग होगा। ये है फोर्स जो अर्थ ने लगाया मून पे, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स, या मैं बोलूं वर्क डन बाई अर्थ ऑन द मून। अर्थ ने मून पे कितना वर्क किया फोर्स लगा के, तो वर्क आ जाएगा 0, क्योंकि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। cos 90 होने के कारण से यहाँ भी वर्क डन 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में जाना कि वर्क क्या होता है और वर्क कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके, थैंक यू।